हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, एक वायर हो जिसमें करंट है, करंट इस डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ मान लेते हैं, तो ये करंट कैरिंग वायर जो है ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाता है, उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें राइट हैंड ग्रिप रूल को फॉलो करना पड़ता है, उसे यूज़ करना पड़ता है। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में थंब को मैं, इस उंगली को मैं ऊपर की तरफ खुला हुआ रखूंगा और बाकी उंगलियों को इस तरह से मोड़ के रखूंगा। अब ये थंब जो है ये अगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऐसा। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। ये इस राइट हैंड रूल से हम उसे पता कर सकते हैं। और कितना डिस्टेंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बियो-सावर्ट्स लॉ से हम पता कर सकते हैं। इसे हम बायो-सावर्ट्स लॉ भी कहते हैं। तो ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने आसपास। अगर मैं इस वायर को मोड़ के ऐसा एक सर्कल बना दूं, तो फिर अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये वायर जो इस तरह से मुड़ा हुआ है और इसमें जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके कारण इसके सेंटर से पार होता हुआ इसका जो प्लेन है उस प्लेन पे नॉर्मल, इस तरह से प्लेन पे नॉर्मल जो लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, उस एक्सिस में इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिराइव करने वाले हैं। इसका एक और बेनिफिट होगा कि आपने स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने एक लोहे की कील में आपने वायर को मोड़ दिया और उसमें करंट फ्लो करवा दिया, तो वो लोहे का कील जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। वो जो हम मोड़ते हैं उसे, हम जो इस तरह से उसे मोड़ते हैं, ऐसे इस तरह से मोड़ते हैं जो वायर को, इस मुड़े होने के कारण, इसके इस शेप के कारण ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड अंदर का जो कील है, लोहे का कील है, उसे मैग्नेट बना देता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, जनरेट करता है ये। तो वो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का फंक्शनिंग को समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें कितने सारे टर्न्स हैं, बहुत बार ये मुड़ा हुआ है वायर। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप ये जान जाएंगे कि अगर एक सिंगल टर्न हो, मतलब सिर्फ एक सर्कल हो, तो उसके कारण उसके एक्सिस में हर एक पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जब आप पता कर लेंगे तो उसी से आगे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर मैं बहुत बार इसे मोड़ूं तो ये सोलेनॉइड हो जाएगा और उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए इसे एनिमेशन के साथ समझेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। इसका 3 स्टेप्स होगा, 3 स्टेप्स में हम इसे समझेंगे। सबसे पहले तो इसे हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लेंगे, डीएल लेंथ के छोटे एलिमेंट्स में तोड़ लेंगे, और एक डीएल लेंथ का एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक्सिस के किसी एक पॉइंट में, उसे हम पता कर लेंगे। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डीएल एलिमेंट मिलके ये जो सर्कुलर लूप है ये बना हुआ है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इन दोनों स्टेप्स के बीच एक खास स्टेप हमें फॉलो करना होगा, तब जाके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम वीडियो में जाकर देखेंगे। तो 3 स्टेप्स में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। चलिए, तो यहाँ पर ये है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये इसका सेंटर है, और इसमें मान लेते हैं कि हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, और ये जो है ये हो गया इस सर्कल का एक्सिस।
हमें क्या पता करना है, कोई भी एक पॉइंट में, इस एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट, लेट अस से यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस करंट के कारण वो कितना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग लूप को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक छोटा सा हिस्सा हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसका लेंथ बहुत ही कम है और इसे हम करंट एलिमेंट कहते हैं। ये छोटा सा जो लेंथ है, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इस डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो हो रहा है, इस लेंथ के साथ करंट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके करंट का जो डायरेक्शन है उसे जब साथ में रखा जाता है उस डायरेक्शन को, तो हमें जो वेक्टर मिलता है उसे करंट एलिमेंट कहा जाता है। तो ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे हम सबसे पहले पता करेंगे। वैसे ही बहुत सारे करंट एलिमेंट्स बनेंगे इस लूप में, तो सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे इंटीग्रेट कर देना होगा। सब के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे एड अप करना होगा, मतलब इंटीग्रेट हम कर देंगे। लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन नहीं, उससे पहले कुछ हमें करना होगा। अब आप देखिए, ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, इसे समझने के लिए इसे थोड़ा और हम रोटेट कर देते हैं। अब आपको समझ में आएगा करंट एलिमेंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। आप राइट हैंड को इस तरह से रखें कि आपका थंब खुला हुआ रहे और राइट हैंड को आप प्लेस करें इस स्क्रीन में, तो आपका थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगा इस करंट एलिमेंट का, जिसका डायरेक्शन इस थंब से इंडिकेटेड है। अब देखिए, यहाँ पर इसके कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसे हम बायो-सेवर्ट्स लॉ से पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन देखें कैसा होना चाहिए। इसके लिए डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो करंट एलिमेंट है इसे दाहिने हाथ से हमें कुछ इस तरह से पकड़ना होता है कि थंब जो है, थंब इंडिकेट करे करंट के डायरेक्शन को, तो फिर मुड़ी हुई उंगलियां जो है ये जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे इस तरह से होगा, ऐसे। तो इस पॉइंट में आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस करंट एलिमेंट को जोड़ देते हैं इस पॉइंट के साथ, और ये डिस्टेंस जो है इसे हमने नाम दे दिया स्मॉल लेटर r। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और हमने इसे dB नाम दे दिया। अब ये जो dB है इसका वैल्यू, ये dB इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसे हम बायो-सेवर्ट्स लॉ से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे म्यू नॉट ओवर 4 पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो म्यू नॉट है इसे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, और ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई का जो वैल्यू है ये है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा करंट को। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से कैपिटल I करंट फ्लो कर रहा है, उसके साथ ये जो dl, इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करें। ये जो करंट एलिमेंट है इसका लेंथ है dl, और उसके साथ करंट का डायरेक्शन मिला दे तो जो वेक्टर होगा वो उस वेक्टर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। और इस dl एज वेक्टर, इसके साथ हमें r का क्रॉस प्रोडक्ट को कंसीडर करना होता है। r का जो डायरेक्शन होगा, r का तो वैल्यू इतना है, ये लेंथ है उसका वैल्यू, उसका डायरेक्शन है इस करंट एलिमेंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका मैग्नीट्यूड को I के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म नहीं स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। हमें dB का डायरेक्शन हमने पहले ही पता लगा लिया, अब हम सिर्फ dB का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये जो r है इस r का क्यूब, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो कि डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का क्यूब। तो ये बायो-सेवर्ट्स लॉ से हमें मिलता है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हमें परफॉर्म करना है। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू I, और dl क्रॉस r के लिए dl का मैग्नीट्यूड इंटू r का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, लेट अस से इनके बीच का एंगल जो है ये फाई है, डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये एंगल फाई है, मतलब ये जो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन है उसके साथ ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है फाई। ये एंगल फाई है, तो आप गौर से देखें, जब हमने पूरी तरह से इसे मोड़ा था
जब हमने पूरी तरह से इसे मोड़ा था सर्कल को, तो सर्कल हमें स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा था, और ये इसका एक्सिस हो गया। यहाँ पर करंट एलिमेंट नॉर्मली आउटवर्ड है, और ये जो आर है, ये आर इस सरफेस पे है, इस प्लेन पे है, स्क्रीन के प्लेन पे है ये आर। तो फिर डी एल वेक्टर और आर वेक्टर का डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच, चूंकि डी एल नॉर्मली आउटवर्ड है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा, और साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसे हम 1 से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और ये आर क्यूब के एक आर को कैंसिल करके इसे आर स्क्वायर बनाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं ये जो डी बी है इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो आर है, स्मॉल लेटर आर है, ये एक अननोन क्वांटिटी है, तो इसे नोन क्वांटिटीज से अगर हमें सब्सटीट्यूट करना होगा तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल आर है, हमने क्या किया, पॉइंट से इस एलिमेंट को जोड़ दिया एक लाइन से, तो फिर हमें क्या मिला, ये रेडियस मिला। और ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, और करंट जो फ्लो कर रहा है जैसे कि हमने कंसीडर किया ये I है, ये करंट है यहाँ पर। अब इस R को इन नोन क्वांटिटीज से, कैपिटल R और ये X, इससे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब गौर से इस ट्रायंगल में देखें, ये एक राइट ट्रायंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो फिर हम कह सकते हैं ये R जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो बड़े आसानी से हम पाइथागोरियन थ्योरम से कह सकते हैं कि स्मॉल लेटर r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस कैपिटल R स्क्वायर्ड। तो वही वैल्यू को जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड के जगह ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर्ड प्लस कैपिटल आर स्क्वायर्ड। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ से हम ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये वाला एक छोटा सा एलिमेंट। ये एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा उसका वैल्यू हमने यहाँ पर पता लगा लिया। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हमें इंटीग्रेट करना होगा सारे ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सबको इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन सिंपली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में बनेगा उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसीलिए हम डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे दो कंपोनेंट्स में सबसे पहले स्प्लिट करना होगा। तो हमने इसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया, एक तो अलोंग द एक्सिस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। ये जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है, अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट है, ये हो जाएगा dB, ये हो जाएगा dB कोसाइन ऑफ थीटा इसका वैल्यू, और ये जो है ये हो जाएगा dB इंटू साइन ऑफ थीटा। हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस में इसे स्प्लिट कर लिया, इसे हमने ऑलरेडी स्प्लिट कर लिया है। अब आप गौर करें कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। इस करंट एलिमेंट के ठीक ऑपोजिट साइड में एक करंट एलिमेंट कंसीडर करें आप, यहाँ पर हमने एक और एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम लेंथ का हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप गौर करें, वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसका कोसाइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और उसका साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये अगर dB डैश हम इसे नाम देते हैं, तो फिर आप गौर करें dB डैश और dB इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल जो बनेगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट साइड में है, आइडेंटिकल सिचुएशन है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है। अब एक चीज़ आप देखें, इसका जो साइन कंपोनेंट है और इसका जो साइन कंपोनेंट है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है dB डैश का और dB का। तो फिर उसका साइन कंपोनेंट, ये दोनों एंगल भी सेम हो रहा, तो साइन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। बचा हुआ रह जाएगा कोसाइन कंपोनेंट।
हर एक एलिमेंट के लिए, लेट अस से यहाँ पर हम एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके ठीक ऑपोजिट साइड में जो एलिमेंट होगा, ये दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उन दोनों का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, को साइन कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस होगा। कहीं भी आप एलिमेंट कंसीडर करें, उसका साइन कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला एलिमेंट ऑपोजिट साइड में है, लेकिन को साइन कंपोनेंट एडेड अप हो जाएगा। दैट मीन अभी हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसका जो कोसाइन कंपोनेंट है उस कोसाइन कंपोनेंट का वैल्यू को पता करें। सो डी बी कोसाइन ऑफ थीटा जो है इसका वैल्यू हम पता करें। वेल इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा हमने माना था। अब आप गौर से देखें ये क्या होगा, ये वाला एंगल टोटल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब आप गौर से देखें ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये एंगल जैसे ही 90 डिग्री का है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है ये एंगल थीटा हो जाएगा। वेल तो ये एंगल जैसे ही थीटा हुआ, ये थीटा जैसे ही हुआ, आप गौर से देखें ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। दैट मीन यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा ही होगा। हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू पता कर रहे हैं। यहाँ डीबी का वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर लिया, कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू अभी पता कर रहे हैं हम लोग। तो अभी इस ट्राइंगल से कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू जब हम पता करेंगे, सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जो एडजेसेंट साइड है, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो दैट इज इक्वल टू, दैट कैन बी रिटन एज कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर आर को तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल लेटर आर स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सो कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर पता लगा लिया। इसके साथ इस टर्म को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डी बी कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। वेल चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं डी बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आइडियल डिवाइडेड बाय, चलिए ये आर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर वाला आर, क्योंकि कोसाइन ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय ये टर्म इनटू उसी का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को टू द पावर हाफ कह सकते हैं और ये टू द पावर 1 है, सो दिस टर्म टू द पावर 1 इनटू सेम टर्म टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा दिस टर्म एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड टू द पावर 1 प्लस हाफ को 3/2 हम कह सकते हैं। सो ये हमने पता किया डी बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू। सो डी बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। आप देखिए यहाँ पर जो साइन कंपोनेंट है उसे हमने हटा दिया क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे सारे एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसे, कोसाइन कंपोनेंट बचा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये बना कि अगर टोटल इस लूप के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है, तो फिर हमें डी बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। इसे हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। चलिए जो कांस्टेंट टर्म्स है, दैट मीन जो जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, बेसिकली डीएल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे उस पे जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, सारे इंडिपेंडेंट टर्म्स को हम इंटीग्रल के बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हम इजीली बाहर रख सकते हैं। करंट भी डीएल पे डिपेंडेंट नहीं है, कैपिटल आर ये भी डीएल पे डिपेंडेंट नहीं है और एक्स भी डीएल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारे जो है ये सारे चला गया
इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को इंटीग्रेट करना है। इस लूप को एक नाम दे देते हैं, लेट अस से द लूप इज एल नाम दे दिया हमने इसे। तो पूरे लूप में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब क्या बना, जितना भी डीएल बनेगा यहाँ पर, जितने सारे डीएल बनेंगे उन सारे डीएल्स को इंटीग्रेट कर देना, मतलब जोड़ देना। ऐसे जो भी आप एलिमेंट बनाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट सबको जोड़ेंगे तो आपको इस सर्कल का सरकमफरेंस मिलेगा। दैट मीन दिस पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये आपको इस सर्कल का सरकमफरेंस देगा, जो कि होगा 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर इसका रेडियस है, 2 पाई आर ये होता है इसका सरकमफरेंस। तो वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, सो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर बनेगा इस लूप के कारण, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस कैपिटल आर स्क्वायर्ड टू दी पावर 3 ओवर 2, और इसे इंटीग्रेट करने से हमें 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर मिलेगा। यहाँ से आप 2 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और इसी चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू नॉट ओवर 2 इंटू आई आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड टू द पावर 3 ओवर 2। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि अगर आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप रहे जिसमें कि आई करंट फ्लो हो, तो उसके एक्सिस में उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस। अब देखिए आप, यहाँ से अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। वो स्पेशल केस ये है कि जब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सेंटर में सिचुएटेड हो, एक्सिस में ही पॉइंट सेंटर में, अगर सेंटर को अगर हम कंसीडर करें इस सर्कल का, तो वो भी तो एक्सिस में सिचुएटेड है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है। ये जो स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस बता रहा है कि x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट जो है, पॉइंट सेंटर में सिचुएटेड है। जब सेंटर में सिचुएटेड होगा पॉइंट, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा x का वैल्यू, क्योंकि सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हमने x नाम दिया था। तो सेंटर में ही जब पॉइंट होगा तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0। इस स्पेशल केस में आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। स्पेशल केस में आप देखिए ये 0 हो जाएगा, और आर स्क्वायर्ड टू दी पावर 3 ओवर 2, मतलब आर टू दी पावर 2 इंटू 3 ओवर 2, तो ये आर क्यूब बन जाएगा। तो जैसे ये आर क्यूब बन गया, इस स्पेशल केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो डिनोमिनेटर में एक आर बचा हुआ रहेगा। सो दिस इज अ स्पेशल केस सिनेरियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन या रिलेशन है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसका डायरेक्शन ऐसा होता है, आप कह सकते हैं अगर हम राइट हैंड थंब रूल या ग्रिप रूल को यूज़ करें तो फिर आपका थंब ये वाला डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप अगर राइट हैंड को यहाँ पर रखते हैं, मोड़ते हुए, अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए राइट हैंड को अगर आप रखते हैं, तो आपका थंब जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वो थंब ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का। मुड़ी हुई उंगलियां अगर इस सर्कुलर लूप के करंट को रिप्रेजेंट करे, इस डायरेक्शन में अगर 4 उंगलियां मुड़ी हुई रहे दाहिने हाथ के, राइट हैंड के, तो फिर खुला हुआ थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। एक सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।